जय हिंद दोस्तों। तो आज हम चर्चा करेंगे कुषाण वंश के इतिहास पर। आप चाहे कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपको कुषाण वंश से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो आज हम चर्चा करते हैं कुषाण वंश के इतिहास पर। तो सबसे पहले इनके परिचय पे बात करते हैं हम। तो परिचय, कुषाण वंश भारत का पहला ऐसा साम्राज्य था जिसका प्रभाव सुदूर मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक विस्तृत था। ठीक है, ये पहला ऐसा भारत का साम्राज्य था दोस्तों। आप जैसे कि मैप में देख पा रहे होंगे कुषाण एम्पायर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये चाइना का कुछ क्षेत्र भी इसमें शामिल है। ठीक है, और इधर अफगानिस्तान यानी ये बैक्ट्रिया वाला क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ये बैक्ट्रिया यानी ये अफगानिस्तान। ठीक है, इसमें कुछ ईरान का भी क्षेत्र सम्मिलित है। अब कुषाण ये मूल रूप से कहाँ के थे? तो मूल रूप से ये चीनी तुर्किस्तान के रहने वाले थे। इनके ऊपर जब आदिम जनजाति हिग्नू ने आक्रमण किया तो ये यहां से भागे और कई शाखाओं में बढ़ गए। उन्हीं में से एक का मुखिया था कुजुल कड़फिसस। ओके, तो एक का मुखिया है कुजुल कड़फिसस, जो क्या करेगा, भारत की ओर एंट्री मारेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब कुषाण वंश पे आ जाते हैं हम। तो यहां पे जो कुजुल कड़फिसस था, इसने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से भारत की ओर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन उसे विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। दोस्तों, ये कोई विशेष जीत हासिल नहीं कर पाया। ये बैक्ट्रिया वगैरह वगैरह इधर के क्षेत्र पर ही राज कर रहा था। अब क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसकी मृत्यु के पश्चात विम कड़फिसस गद्दी पर बैठा। अब विम कड़फिसस जो था, ये जो शासक था, ये महत्वाकांक्षी शासक था। अब ये गद्दी पर बैठा। इसने भारतीय राज्य क्षेत्र जैसे तक्षशिला, पंजाब पर विजय प्राप्त करके, ठीक है, इसने क्या किया कि तक्षशिला और पंजाब वाला जो क्षेत्र था, यहां पर विजय प्राप्त करके पेशावर, पुरुषपुर, पेशावर ये पाकिस्तान में हो, उसको प्राचीन काल में पुरुषपुर भी कहा जाता था, तो उसको अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि विम कड़फिसस ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? तो पेशावर और पुरुषपुर, और इसके अधीन तक्षशिला और पंजाब भी जो था भारत का राज्य, इसके अधीन हो चुका था, यानी इसको सफलता मिल चुकी थी। अब इसने क्या किया, इसके यूनानी सिक्के जो हैं उन पे अपना नाम उत्कीर्ण करवाया और इन सिक्कों पर शिव, नंदी, कार्तिकेय, गणेश आदि के चित्र अंकित किए, जिसके कारण इतिहासकारों का मानना है कि विम कड़फिसस शिव धर्मी था, यानी भगवान शिव को मानता था। जैसा कि इसका एक सिक्का आप देख पा रहे होंगे मैप में कि यहाँ पर ये त्रिशूल लिए शिव जी खड़े हुए हैं, पीछे नंदी है। ठीक है, ये आप सिक्का देख पा रहे होंगे। तो कुषाण वंश के शासक जो विम कड़फिसस था, उसी का सिक्का है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हम। तो अब बात करते हैं कनिष्क पे। तो कनिष्क जो था, ये विम कड़फिसस की मृत्यु के पश्चात कनिष्क गद्दी पर बैठा। अब कनिष्क ने 78 एडी में अपना राज्याभिषेक करवाया और इसी राज्याभिषेक के समय इसने शक संवत प्रारंभ किया। और शक संवत जो था, ये भारतीय कैलेंडर में अपनाया गया है। यानी हमारा जो कैलेंडर है उसकी शून्य यानी शुरुआत कहां से होती है? तो शुरुआत होती है 78 एडी से, और 78 एडी को शक संवत प्रारंभ हुआ था। और वो किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? तो कनिष्क ने। यही एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अब कनिष्क ने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त की और वहां से अश्वघोष को अपने साथ ले आया। ठीक है, यानी इसने पाटलिपुत्र को भी अपने अधीन कर लिया था। पाटलिपुत्र यानी पटना। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, कनिष्क ने मथुरा पर भी विजय प्राप्त की और उसे सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्थापित किया। ये क्वेश्चन बन सकता है, कनिष्क की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी? मथुरा। आगे बढ़ते हम। कनिष्क ने सिल्क मार्ग पर अधिकार के उद्देश्य से चीन पर आक्रमण किया, लेकिन प्रथम आक्रमण में चीनी सेनापति पांचाऊ ने कनिष्क को पराजित कर दिया। तो यहां पर एक नई चीज आपके दिमाग में आ रही होगी, सिल्क मार्ग। ये सिल्क यानी रेशम, ये रेशम मार्ग क्या है? तो ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो उस पर अधिकार कर रहा था कौन? कनिष्क। और ये अधीन किसके था? चीन के। तो यहां पर क्या होता है कि चीन के सेनापति पांचाऊ ने इस पर अधिकार नहीं करने दिया और कनिष्क को हार का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं हम। तो यहां पर हम देखते हैं सिल्क मार्ग को। तो आप मैप में देख पा रहे होंगे कि ये एक मार्ग है दोस्तों, रास्ता। ठीक है, इस रास्ते से क्या होता था, मुख्यतः रेशम का व्यापार होता था, इसी कारण इसको सिल्क मार्ग कहा जाता था। और रेशम बनाने की कला चीन ने विकसित की थी। यह आप विशेष तौर पर याद रखिएगा, रेशम बनाने की कला चीन ने विकसित की थी और चीन से रेशम का व्यापार इन्हीं मार्गों के अंतर्गत होता था।
अब रेशम मार्ग जो होता था ये प्राचीन काल और मध्य काल में ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था, यानी बहुत सारे मार्ग थे इसमें। इसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे। इसका सबसे जाना माना हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग है, जो चीन से होकर पश्चिम की ओर मध्य एशिया और फिर यूरोप में जाता था, और जिससे निकलती एक शाखा भारत की ओर जाती थी। ये आप देख सकते हैं, ये इंडिया लिखा हुआ है, इसके ऊपर ये शाखा भारत की ओर आ रही है। इसका नाम चीन के रेशम के नाम पर पड़ा, जिसका व्यापार इस मार्ग की मुख्य विशेषता थी। यानी इस मार्ग से मेनली क्या होता था, रेशम का व्यापार होता था, इसी कारण इस मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाने लगा। ओके, आगे बढ़ते हम। अब यहां चर्चा करते हैं हम कनिष्क के ऊपर। तो कनिष्क के दूसरे आक्रमण के समय, यानी पहले आक्रमण में तो पांचालों ने पराजित कर दिया था, अब दूसरा आक्रमण हो रहा है। तो दूसरे आक्रमण के समय पांचालों की क्या हो गया थी कि मृत्यु हो गई, जिसका लाभ उठाकर कनिष्क ने चीन के कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली। इस विजय के पश्चात जब कनिष्क की महत्वाकांक्षा और बढ़ने लगी, ठीक है, अब महत्वाकांक्षा जब आप जीत जाते हो दोस्तों, तो फिर आपकी महत्वाकांक्षा और बढ़ने लगती है। तो यहां पर क्या होता है कि इस विजय के पश्चात कनिष्क की महत्वाकांक्षा जैसे बढ़ने लगी, तो उसके सैनिकों ने सोते समय कनिष्क का गला घोटकर हत्या कर दी। यानी कैंप में राजा सो रहा था और सैनिकों ने उसकी हत्या कर दी और स्वयं सेना के साथ लौट आते हैं। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों कि सैनिकों ने ही शासक की हत्या कर दी। अब कनिष्क के पश्चात वशिष्क के पश्चात हुविस्क नामक शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। और क्वेश्चन एग्जाम में ये बनेगा, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? वासुदेव। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बन सकता है कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? वासुदेव की जानकारी प्राप्त होती है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम्स में कि कनिष्क का उत्तराधिकारी कौन था? तो कौन था? वशिष्क। ये याद रखिएगा दोस्तों। आप यहां पर मैप में देख पा रहे होंगे, सॉरी मैप नहीं, ये इमेज में देख पा रहे होंगे, ये कनिष्क की एक मूर्ति है जिसका सिर नहीं प्राप्त हुआ है, ये थोड़ी खंडित हो गई है। तो ये मथुरा संग्रहालय में आज भी रखी हुई है। ये कनिष्क ने स्वयं बनवाई थी, स्वयं की मूर्ति। ओके, मथुरा संग्रहालय में रखी हुई है ये। अब कनिष्क की उपलब्धियों की चर्चा करते हैं दोस्तों। एमपीपीएससी मेंस की एग्जाम या फिर किसी भी स्टेट की पीसीएस एग्जाम और यूपीएससी के अंतर्गत भी मेंस में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कनिष्क की उपलब्धियां लिखिए, ठीक है। तो आपको एज इट इज आपको लिखना है। तो कनिष्क की उपलब्धियां क्या थी? तो देखो, चीन पर जो आक्रमण किया वो उपलब्धि हम सैन्य विजय के अंतर्गत लिख देंगे, ठीक है। और दूसरी उपलब्धियों पर चर्चा करते हैं हम। तो अगर सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क ने करवाया था और बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो शाखाओं में विभाजित हो गया, ठीक है। यह आप याद होना चाहिए आपको। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था जो कनिष्क ने करवाया था, और इसमें बौद्ध संप्रदाय जो था दो भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। और महायान शाखा जो थी उसको कनिष्क ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। ओके, यानी जो कार्य अशोक ने हीनयान के लिए किया था वही कार्य कनिष्क ने महायान के लिए किया था। ओके, तो आगे बढ़ते हम। कनिष्क के समय दो नवीन कला शैलियों का जन्म हुआ जिसे गांधार एवं मथुरा कला शैली कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गांधार और मथुरा शैली का जन्म किसके शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल या कुषाण वंश के शासकों के शासनकाल में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गांधार मूर्ति कला का उदाहरण आप देख सकते हैं इमेज में। ये महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है ये गांधार कला के अंतर्गत ही निर्मित है। इसमें आप देख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध के बाल घुंघराले हैं, पीछे आभा मंडल दिखाया हुआ है, उनके वस्त्र सिलवटी है, ठीक है, खड़े उन्हें बताया हुआ है। तो ये सारी चीजें आप अगर नोटिस करेंगे तो ये किसकी विशेषताएं हैं? गांधार मूर्ति कला की। और इस पे क्या है, यूनानी प्रभाव देखा जाता है, इस कारण इसको इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। ओके, इसको इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है क्योंकि ग्रीक यानी यूनान का प्रभाव भी इस पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और मथुरा के लिए जो है, मथुरा कला शैली ये शुद्ध रूप से भारतीय है। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की थी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि कनिष्क ने कौन से नगर की स्थापना की थी? तो कौन से नगर? कनिष्कपुर की स्थापना की थी। ये कहां पर है? तो कश्मीर में है। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, चरक, पार्श्व जैसे विद्वान निवास करते थे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कनिष्क निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार में रहता था, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे, नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इनके लिए तैयार रहें। तो ये थी कनिष्क की उपलब्धियां। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। तो वो यहाँ पर बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार कला के अंतर्गत हुआ है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण भी गांधार कला के अंतर्गत हुआ है। ओके, और सर्वाधिक भी गांधार कला के अंतर्गत हुआ है। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर कुषाण वंश के शासकों ने केसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की थी। ये क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम्स में दोस्तों कि रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की थी, तो उसका आंसर आ जाएगा कुषाण वंश के शासकों ने। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का श्रेय कुषाण वंश के शासकों को प्राप्त है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेमकटफिसेस का सिक्का है ये। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाने का सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, ये बात याद रखिएगा, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के। और सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो हिंद यवन शासकों ने चलाए थे सबसे पहले सोने के सिक्के। सर्वाधिक शुद्ध तो आ जाएगा उसका आंसर कुषाण वंश के शासकों ने। और सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए, तो उसका आंसर आएगा गुप्त, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, गुप्त वंश के शासकों ने। ओके, तो इतने इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी तथ्य थे किसके, कुषाण वंश से संबंधित। तो यहीं पे आज का वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुप्त वंश के साथ। धन्यवाद।